हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हम चर्चा करके गए हैं रेवेन्यू और रिसीट्स पर। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया था बेटा कुछ चीजों को। अगर मैं गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट थे, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। रिसीट्स दो तरीके के थे, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। डेफिनेशन: which neither creates liability nor causes reduction in any assets। ये भी फर्दर दो तरीके की थी, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स भी फर्दर दो तरीके के थे, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनका डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स तो 9 तरीके की थी भैया, 9 तरीके की हमने सब पढ़ ली। आइए जी कैपिटल रिसीट्स पर चर्चा को बढ़ाते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या है बेटा? बेटा, जहां रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन ये थी, विच नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। इसकी डेफिनेशन है विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। या तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर देगा या किसी एसेट्स को रिड्यूस कर देगा। अच्छा जी, ऐसा क्या है बेटा? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चार टोटल बातें हैं जो कैपिटल रिसीट में हम डिस्कस करते हैं। टोटल चार चीजें। सबसे पहली चीज है बेटा बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। बेटा, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? बोरोइंग ली है। किसी से भी बोरो कर सकते हो आप, किसी से भी। हो सकता है किसी इंटरनेशनल बैंक से बोरो किया हो सकता है किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो किया हो सकता है बेटा फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो किया हो या किसी और इंस्टीट्यूट से बोरो किया हो। जिससे मर्जी बोरो कर लो, पहली बात तो जेब में पैसा आएगा। ठीक है जी, रिसीट है। दूसरी बात, क्या ये रिसीट लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रही? कभी तो वापस करोगे। लोन है, कोई गिफ्ट ग्रांट तो है नहीं, कभी वापस नहीं करना। ये तो लोन है, बोरोइंग्स है, कभी तो वापस करोगे। कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन कहती है विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। तो बेटा ये मेरी लायबिलिटी तो क्रिएट कर रहा है। अगर लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो ये कैपिटल रिसीट का ही पार्ट है। सेम वे रिकवरी ऑफ लोन। बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, कहां दिखाएगी इस चीज को? ऑब्वियसली अपनी एसेट में। अगर मैं किसी को लोन दूंगा अपनी एसेट में तो दिखाऊंगा कि वापस आएगा, आज नहीं तो कल। लॉन्स एंड एडवांसेस में तो शो करूंगा। ठीक है ना जी? तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने लोन्स एंड एडवांसेस में शो कर रखा है, एसेट्स में शो कर रखा है। अगर आज हम स्टेट गवर्नमेंट को कहें कि हमें भी जरूरत है, हमारे पैसे अर्जेंटली वापस करो, और हमने स्टेट गवर्नमेंट से सारे पैसे वापस ले लिए, क्या ये रिकवरी ऑफ लोन रिसीट में रिजल्ट करेगा? सबसे पहली बात तो पैसा आए हैं, रिसीट है। अब बेटा डेफिनेशन सेटिस्फाई करानी है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। बेटा इस रिसीट की वजह से मेरी एसेट्स कम हो जाएंगी, दैट्स व्हाई हम इसको कैपिटल रिसीट का पार्ट मानते हैं। ठीक है जी बेटा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड समझते हैं ना? सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ शेयर के लिए लगाया जाता है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लगाया जाता है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज करता हूं तो मैं बोलता हूं मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे ही मैं सेल करूंगा उसे मैं टेक्निकली बोलता हूं मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। मैं कहता हूं बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है, इसमें आपने दिखाया हुआ है शेयर इन LIC 100%। मान लो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC के शेयर नहीं बेचे थे तो दिखा रखा था इन्वेस्टमेंट इन LIC या शेयर्स इन LIC। 100% शेयर की एक वैल्यू दिखा रखी होगी। जैसे ही आपने शेयर बेचे, बैलेंस शीट पे फर्क क्या पड़ गया बेटा? नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट अब ऐसा शो कर रही होगी, इन्वेस्टमेंट इन LIC 96.75%, और बेटा ये वैल्यू कहीं ना कहीं गिर गई होगी। 100% की जितनी वैल्यू थी उनकी उतनी 96.75 की थोड़ी थी।
तो बेटा कहीं ना कहीं शेयर बेचने से रिसीट तो हुई है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कंपनी के शेयर बेच रही है, किसी पब्लिक सेक्टर के शेयर बेच रही है, पैसे तो आ रहे हैं, रिसीट तो है। बट बेटा ये एक ऐसी रिसीट है जो कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर देगी। अगर एसेट्स को रिड्यूस कर देंगी तो बेटा या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर दे या एसेट रिड्यूस कर दे, ऐसी सारी बातें कैपिटल रिसीट का पार्ट होती है। ऐसे ही बेटा बात करते हैं स्मॉल सेविंग्स की। बेटा पोस्ट ऑफिस में ना कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम चलती हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, किसान विकास पत्र, ऐसी कुछ स्कीम चलती रहती है। बेटा अब मैं कहता हूं ये दोनों स्कीम के पैसे पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहते। ये दोनों स्कीम के पहले फायदे भी बता देता हूं आपको। अगर आप इन दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो इनकम टैक्स में ना बेटा इसकी एडवांटेज मिलती है। ठीक है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है बेटा ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर। और बेटा 11 साल में पैसा भी डबल, इतना ब्याज भी है इस चीज का। तो एफडी कराने से बहुत अच्छा है। एफडी की ना कोई छूट है, दूसरी बात एफडी पे ब्याज भी कम है, इस पे ब्याज भी ज्यादा और इनकम टैक्स में भी छूट। लेकिन ये पैसा पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहता। आपने पोस्ट ऑफिस में जाके इन स्कीम में पैसा लगा दिया, वो पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। एंड इट विल क्रिएट द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 11 साल में आपको डबल करके देना है। क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। दो पुत्र। बेटा मैं बात कर रहा हूं अब बजटरी एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर में दो तरीके के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? व्हिच नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। जो ना तो एसेट क्रिएट करेंगे ना ही आपकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? व्हिच आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। या तो एसेट्स क्रिएट करके देंगे या लायबिलिटी कम करा कर देंगे आपकी। बेटा ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करके देंगे, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी इससे। मेनली बेटा अगर हम बात करें सैलरी एंड वेज, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है ना, चाहे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोल दो चाहे सैलरी एंड वेज, लगभग सेम बात। ठीक है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस को मैनेज करने के लिए भी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करती है, जबकि मेन एक्सपेंडिचर इसमें भी सैलरी और वेज का ही है। और गवर्नमेंट अगर कोई लोन ले रखा होगा गवर्नमेंट ने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करती है। ये बेटा तीनों ऐसे खर्चे हैं जो ना तो बेटा कोई एसेट्स क्रिएट करते ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करते, इसलिए हम इन तीनों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिकली मैं आपको कहूंगा इसको मत बोलना, ठीक है जी, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे होएगा, आज भी होएगा कल भी होएगा, इसका इस्तेमाल अभी होता रहेगा जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, विच आइदर क्रिएट एसेट्स। अब एसेट्स क्रिएट करने के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चाहे मैं कहूं गवर्नमेंट ने मेट्रो बना दी, चाहे बेटा हम गए गवर्नमेंट ने बेटा वंदे भारत बना दी, चाहे हम बात करें बेटा कोई पोर्ट बना दिया, चाहे हम बात करें कोई रेलवे स्टेशन बना दिया, चाहे हम गए एयरपोर्ट बना दिया। ये ऐसे खर्चे सरकार के जो एसेट्स बनाते हैं, विच आइदर क्रिएट एसेट्स। ठीक है जी। और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी, बेटा या लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ था, अगर आज उस लोन को वापस कर दिया गया है, आज उसको वापसी करने पे खर्चा कर दिया गया है, तो ये एक ऐसा खर्चा है बेटा जो सरकार की लायबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। तो या तो कोई खर्चा एसेट्स बनाए या लायबिलिटी को रिड्यूस कर दे, ऐसे सारे खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, खत्म हो गया टॉपिक, बस इतना जरा सा था। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, चैप्टर तो अभी बहुत सारा है। ठीक है जी, कल तक का लेक्चर लगेगा। आओ जी बेटा, तीन तरीके के गवर्नमेंट बजट है हमारे पास। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरप्लस गवर्नमेंट बजट, बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट और डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। बेटा क्या होता है सरप्लस गवर्नमेंट बजट? वेयर बजटरी रिसीट्स इज ग्रेटर देन बजटरी एक्सपेंडिचर। यहाँ बेटा हमारी रिसीट्स, सरकार की रिसीट्स ज्यादा होंगी सरकार के खर्चों से, तो सरप्लस है। भैया हम अकाउंट्स के बच्चे हैं,
हमें तो बहुत अच्छे से पता है ना सरप्लस क्या चीज होती है। बैलेंस गवर्नमेंट बजट क्या है? जब बेटा बजटरी रिसीट्स बजटरी एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस गवर्नमेंट बजट। बेटा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट क्या है? जब बजटरी रिसीट इज लेस देन बजटरी एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट के खर्चे ज्यादा है जबकि बजट से होने वाली रिसीट कम है। ठीक है जी। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डेवलपिंग नेशन का क्या हाल है? बेटा डेवलपिंग नेशन में ना हमेशा यही दिखाई देता है, डेफिसिट बजट। क्यों? क्योंकि सरकार के पास खर्चे बहुत है। सरकार चाहती है जल्दी से देश को डेवलप करे, उस चक्कर में बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। पॉवर्टी खत्म करने के लिए प्लान करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए बहुत सारी स्कीम लानी पड़ती है। सरकार को भैया बहुत खर्चना पड़ता है। तो बेटा एक डेवलपिंग नेशन में ना ये बहुत ज्यादा खतरा मंडराता रहता है कि हमेशा उनके खर्चे ज्यादा होते हैं उनकी रिसीट से। ठीक है, हमारे देश में भी यही है। बेटा अगर आप इस सिचुएशन पर खड़े हुए हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चाहते हो? बेटा इनिशियली आप चाहते हो कि कुछ भी ना कर पाऊं, सरप्लस ना भी क्रिएट कर पाऊं, एनी हाउ कोई तो तरीका होगा जिससे मैं बैलेंस क्रिएट कर पाऊं। तो हमारी कोशिश रहती है कहीं ना कहीं कि बैलेंस गवर्नमेंट बजट मेंटेन हो जाए, और सरकार उसके लिए बहुत सारे प्रयास करती है। मैं अभी दिखाता हूं आपको अगले टॉपिक में बात। ठीक है जी, समझ में आती है बात? बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। ठीक है, और गवर्नमेंट बजट के डेफिसिट बेटा तीन अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की। बेटा जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, अगर डेफिसिट है तो खर्चे ही तो ज्यादा है, और दूसरी बात अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। इसी डेफिसिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे ज्यादा है इसलिए मैंने खर्चों को पहले लिख दिया। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी। बेटा ऑल्दो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जो आज हम तीनों तरीके के डेफिसिट पढ़ने वाले हैं, पर मुझे लगता है न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा मुश्किल चीज है किसी भी टॉपिक की इम्प्लीकेशन बताना। बेटा क्या इम्प्लीकेशन अराइज होंगे रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, ये सोचना है आपको। ठीक है ना जी। बेटा मैं इम्प्लीकेशन तो बताऊंगा, पर मैं लिखने पे विश्वास थोड़ा सा कम कर चुका हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आओ जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, पहली इम्प्लीकेशन क्या होगी रेवेन्यू डेफिसिट की? इट क्लियरली शोस गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर बेटा रेवेन्यू भी डेफिसिट में चल रहा है ना, तो ये इसका क्लियर सा मतलब है सरकार से अपने रूटीन खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा रूटीन खर्चे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं जो रोज नहीं होते। बेटा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या थे? जो एसेट्स बना रहे थे या जो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे थे। रोज करूंगा क्या रीपेमेंट अपने लोन की? रोज करूंगा? सरकार ऐसे करेगी, रोज रीपेमेंट करेगी लोन की? भाई सालों में कभी करोगे, सालों में कभी करोगे। अगर किसी रेलवे स्टेशन को बनाने की बात है भैया, सालों में आप सोचते हो कोई रेलवे स्टेशन बनाना है? अब तो जितने बन चुके, ये खर्चे रोज नहीं होते। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैं सैलरी वेज की बात करूं, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ये सरकार को हर महीने करना है, हर 15 दिन में भी करना पड़ सकता है। तो बेटा इट क्लियरली शोस गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर रेवेन्यू भी डेफिसिट में है तो बेटा इसका मतलब ये है सरकार से अपने डे टू डे खर्चे मैनेज नहीं हो रहे। और बेटा लेकिन मैं तो आपको बता चुका हूँ सरकार बैलेंस चाहती है, तो बैलेंस कैसे करे सरकार इस चीज को? ये ज्यादा है, ये कम है। बेटा गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए इसको डिस सेविंग्स कर सकती है, डिस सेविंग्स कर सकती है। डिस सेविंग्स मतलब पास्ट की सेविंग्स को तोड़कर खर्चे कर सकती है, या तो डिस सेविंग्स करेगी। अगर है ही नहीं कोई पास्ट में सेविंग सरकार के पास, तो सरकार क्या करेगी? बेटा गवर्नमेंट हैज टू बोरो, और कुछ नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। और बेटा अगर बोरोइंग्स करोगे, कहीं ना कहीं आपका डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ता चला जाएगा, डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ता चला जाएगा। देखो गवर्नमेंट के पास भी बोरो करने के लिए कितनी अथॉरिटी है, या तो आरबीआई से लोन ले ले, या पब्लिक से लोन ले लेगी जो आरबीआई दिलवाता है, टी बिल्स याद हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन याद हो, या तो पब्लिक से लोन ले लेगी, पब्लिक डेट, या आरबीआई से लोन। अगर मैं कहूं और ये दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे,
तो आप क्या करोगे? फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लोगे या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे? बेटा इट विल इंक्रीज योर डिपेंडेंसी बेटर, और दूसरों पे ज्यादा डिपेंड होना ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो बड़ा हानिकारक होता है पॉलिटिकली, पता ही है ना। चाइना ही चलाता है ना पूरे पाकिस्तान को, कहने की बात है कोई मर्जी पीएम होता है, देश कौन चलाता है सबको पता है। तो बेटा दूसरी अथॉरिटी पे डिपेंड होना ना अच्छा नहीं माना जाता, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। ठीक है, तीनों इम्प्लीकेशन समझ में आए। गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज डे टू डे एक्सपेंसेस, डिस सेविंग करके खर्चे कर सकते हैं हम, ये नहीं डिपेंड डिस सेविंग्स है हमारे पास, पास में कोई सेविंग नहीं है तो बोरोइंग करके खर्चना पड़ेगा, और बोरोइंग करने का मतलब है डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ना। ठीक है, एंड फोर्थ वन, बिना कहे ये इम्पैक्ट समझ आ जाना चाहिए, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। क्यों बेटा? अगर ये खर्चे ज्यादा है रिसीट से तो मैं बोरोइंग करता हूं, और अगर मैंने बेटा फॉरेन से बोरो करके अपनी इकोनॉमी में खर्चा किया है, तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन का आना लगभग तय है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट की। बेटा अगेन बात तो डेफिसिट की है, तो खर्चे तो कहीं ज्यादा होंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बेटा ये बोरोइंग को एक्सक्लूड क्यों करना है फिस्कल डेफिसिट में से? बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट खुद ही बोरोइंग होती है। और ये बात बच्चे समझ नहीं पाते, मैं थ्योरेटिकली भी समझा रहा हूँ और प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा जब कहोगे जितनी बार, पिछली बार भी कहा था। ठीक है ना जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है मेरा मुद्दा। रिसीट दो तरीके की हमने पढ़ी, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर दो तरीके के हमने पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं कहूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी इकोनॉमी में 10,000 करोड़ के और कैपिटल एक्सपेंडिचर 40,000 करोड़ के, और सरकार की रेवेन्यू रिसीट है 20,000 करोड़ और कैपिटल रिसीट में कुछ नहीं है मान लो। टोटल खर्चे कितने? 50,000 करोड़। अच्छा जी 50,000 करोड़। टोटल रिसीट कितनी? बस 20,000 करोड़। अब 30,000 करोड़ से खर्चे ज्यादा है, कैसे क्रिएट करोगे बैलेंस? वी वांट बैलेंस गवर्नमेंट बजट। बेटा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो कैपिटल रिसीट में टोटल 4 टुकड़े हैं, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग, और कुछ नहीं मिलेगा, तो 30,000 करोड़ की मैं बोरोइंग कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा? ये भी 50,000 करोड़, ये भी 50,000 करोड़, बैलेंस हो गया। लेकिन आप खुद सोचो, मैंने 30,000 करोड़ की बोरोइंग करी, 30,000 करोड़ का ही फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग, दैट्स व्हाई मुझे कहा जाता है एक्सक्लूड कर दो बोरोइंग को। दूसरी बात और समझो, मान लो बेटा मैं कहता हूं कैपिटल शीट में टोटल 4 पार्ट है, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। बोरोइंग को छोड़ दो, बाकी तीनों चीजें मिलाकर 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 50,000 करोड़। टोटल रिसीट बोरोइंग को छोड़कर कितना? 40,000 करोड़। तो कितना कैलकुलेट हुआ फिस्कल डेफिसिट? 10,000 करोड़। कैसे मैनेज करोगे? अगेन थ्रू बोरोइंग ओनली। ये 10,000 करोड़ कहां से आएंगे? बोरोइंग से तो आएंगे। यानी कि फिस्कल डेफिसिट है ही क्या? ये तो है ही बोरोइंग। मैंने दो दो एग्जांपल से बताने की कोशिश करी कि ये बोरोइंग ही है। क्लियर है जी बात? न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात बता, सारा स्टैट देगा आपको, फंसा फंसा के स्टैट देगा और बोरोइंग भी देगा, और आपको कहेगा फिस्कल डेफिसिट निकालो। इतने महारथी हैं बच्चे, इतने महारथी कि इतनी सी भी नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं है पल्ले, सब थ्योरेटिकली दिमाग में घुसा रखा है। वहां पर छांटते रहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर टोटल लाके लिखेंगे। वहां छांटते रहेंगे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और वो लाकर लिखेंगे, और फिर कहीं प्लस माइनस करके निकालेंगे फिस्कल डेफिसिट। भैया जो सीधा पड़ा हुआ आंसर था न्यूमेरिकल में, उसको भी इतना घुमा के निकाल दिया। फिस्कल डेफिसिट हाई बोरोइंग।
क्लियर है जी बात इतनी? आइए जी इम्प्लीकेशन पढ़नी शुरू करते हैं। इम्प्लीकेशन शुरू करते हैं। बेटा चार इम्प्लीकेशन यहां पर भी आ सकती हैं। पहली इम्प्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, मैं 2-4 मिनट लगा दूंगा, आराम से समझ लेना। बेटा अगर फिस्कल डेफिसिट आपसे मैनेज नहीं हुआ, ये टोटल खर्चे जो आपके हैं ना, अगर आपसे मैनेज नहीं हुए, तो बेटा शायद हो सकता है गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में फंस जाए। डेब्ट ट्रैप में फंस सकती है सरकार, और इससे बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। कई साल गए आपके, कई साल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे समझना। मान लो टोटल खर्चे, सामने देखते रहना प्लीज, मैं जो पहली ट्राई करूंगा वो सबसे अच्छी होगी। बेटा मान लो टोटल खर्चे आपके कुछ ज्यादा हो गए टोटल रिसीट से, तो आपको, आपके पास जो अराइज हुआ वो फिस्कल डेफिसिट हुआ। कैसे मैनेज करते हो इसको? बोरोइंग से मैनेज करते हो। आपने बेटा लोन ले लिया। लोन लेने से क्या होगा बेटा? सिर्फ लोन थोड़ी वापस करना है, ब्याज भी जाएगा। ब्याज भी जाएगा। ब्याज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पढ़ा था मैंने भी, कहा था ब्याज को ना भूलना। ब्याज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेटा अगर बोरोइंग लेंगे तो कहीं ना कहीं ब्याज भी बढ़ेगी, और ब्याज बढ़ेगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ सकता है। और रेवेन्यू डेफिसिट कैसे मैनेज करते हो? थ्रू बोरोइंग ओनली। मतलब मैंने सिर्फ लोन लिया कि मेरे टोटल खर्चे ज्यादा थे। अगर एक बार ये लोन लिया तो सिर्फ लोन तो नहीं लोगे, ब्याज भी तो देने दोगे। ब्याज दोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी तो बढ़ेगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो, अभी थोड़ी देर पहले हम बढ़ रहे थे, रेवेन्यू डेफिसिट को भी तो मैनेज बोरोइंग से ही करते हो। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेविंग्स पड़ी है जिसको डिस सेविंग कर लोगे? तरीका तो फिर इसको मैनेज करने का बोरोइंग है। और अगर फिर बोरोइंग कर ली ब्याज देने के लिए, अगर ब्याज देने के लिए बोरोइंग कर ली, अच्छा जी बोरोइंग कर ली, फिर दोबारा उसके ब्याज, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिर इसको मैनेज करोगे बोरोइंग से। इस ट्रैप से निकलना ही बहुत मुश्किल है। यानी कि एक बार फंसे इस खाई में तो भाई इस खाई से वापस आना बहुत मुश्किल है। क्लियर अच्छी बात? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में आया जिसके लिए मुझे रिपीट करना है, बताओ। सबको समझ में आ गया? सारे टॉप करोगे इस बार? करो डिबेट? डन है? डन? ठीक है जी, आपकी इच्छा। लो सेकंड वन। बेटा सेकंड इम्प्लीकेशन वही है, बोरोइंग लेने का मतलब है फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग, और बोरोइंग्स लेने का मतलब है डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ना, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है आपकी। ठीक है, यही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी रेवेन्यू डेफिसिट में। तीसरी बात, कई बार गवर्नमेंट इसको मैनेज करने की कोशिश करती है थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं मेरी रिसीट से, सरकार कोशिश करती है कि मैं इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग से मैनेज कर दूं। क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग? प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। बेटा सरकार ने सोचा मैं एडिशनल करेंसी प्रिंट कराती हूँ, फटाफट से खर्चे कर लेती हूँ। बेटा अगर ये गलती करी ना तो डुबा दोगे पूरे देश को, इन्फ्लेशन की चपेट में ले जाओगे। पता है ना क्या? हमारे देश में बेटा टोटल जो करेंसी है वो 17 लाख करोड़ के आसपास है। फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन में बात सामने आ गई थी, 17 लाख करोड़ के आसपास खर्च। अगर मैं कहूं सरकार ने 1 लाख करोड़ का फालतू खर्चा कर दिया, और क्या करा? करेंसी प्रिंट कराई आरबीआई से और खर्च दिए बस। इकोनॉमी में वैसा 17 लाख करोड़ की जगह 18 लाख करोड़ हो जाएगा। और जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है ना? एक बड़ी जेन्युइन सी क्वेरी जो किसी भी 11th और 12th क्लास के बच्चों को हो सकती है, कि अगर आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, क्यों नहीं नोट छाप के भैया सारी गरीबी मिटा देते? मैंने बताया कि था, पिछली बार भी बताया था, मेन मैच में भी बात करी थी, भैया ऐसे ही लगता है 11th 12th क्लास में कि गरीबी मिटा दो, नोट छापने की मशीन है आपके पास, छापो और मिटा दो। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने गलती करी थी एक बार कि हम गरीबी मिटा देते हैं। इतना इन्फ्लेशन देश में आ गया था, आप सोच भी नहीं सकते। अब सोचो ना भैया, जितने झोपड़ी वाले हैं, जितने भैया ये बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबको 5-5 लाख रुपए दे दिए सरकार ने।
सबकी गरीबी मिटा दी। भैया क्या होगा ऐसा करने से? बेटा एक आम प्रोविजन स्टोर की दुकान चलाने वाला आदमी पता है क्या सोचेगा? गरीब तो है नहीं इस देश में कोई, मैं क्यों बेच रहा हूँ नमक की थैली 50 रुपए में, 500 की कर देता हूँ थैली। उसे कहना 500 की थैली। भैया जब इतना पैसा आपके पास हराम का आ रहा हो ना, जो सरकार ने बांटा हो, तो आप 50 में नहीं खरीदोगे, अगर ये पकड़ 500 चल दे फटाफट थैली। इन्फ्लेशन आ जाएगा, इतने महंगे हो जाएंगे दाम हर चीज के, जो कोई भी फूड जो आप स्ट्रीट फूड जो 20-20 30-30 रुपए में खाते हो ना, 200-300 में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी महंगाई की चपेट में आ जाओ कि बाहर नहीं निकल पाओगे। समझ में आती है ना अच्छी बात? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने खत्म कर लिया। आज की लास्ट बात, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट बेटा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। लोग उत्तर जी सामने देखना प्लीज, काम की बात है। बेटा मैं कहता हूं अभी हमारा ना 2024-25 चल रहा है, ठीक है, हमारा साल 2024-25 चल रहा है। पिछले साल ना हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिए थे, कुछ बोरोइंग करी थी, और वो बोरोइंग थी, कुछ भी समझ लेते हैं, 1,000 करोड़ की, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की थी, ठीक है। 2024-25 में ना टोटल फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ 200 करोड़ का, ठीक है। टोटल फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ यानी कि टोटल खर्चे टोटल रिसीट से ज्यादा थे 200 करोड़ से, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ ऑफ बोरिंग 200 करोड़ लोन से आए होंगे, माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। इस साल हमने इंटरेस्ट पेमेंट कितनी करी होगी? अगर पिछली बार हमने 1,000 करोड़ का लोन लिया और 10% पे लिया, इस साल हमने पेमेंट कितनी करी होगी? 100 करोड़ करी होगी, 100 करोड़ की होगी, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना आया होगा? 100 करोड़ रुपए आया होगा, 100 करोड़ रुपए आया होगा। क्या समझते हैं हम इससे? आपको क्या लगता है? फॉर्मूला बताना मुश्किल है किसी के लिए भी? अरे इतने टीचर बैठे यार, फॉर्मूला नहीं बता सकते मिल के सारे? ये समझाने की मुश्किल है क्या चीज है, ये बताता क्या है प्राइमरी डेफिसिट? फॉर्मूला थोड़ी मुश्किल है बेटा। मैं और क्लैरिटी देता हूं, मान लो ये फिगर 2,000 करोड़ होती, तो इस बार हमने टोटल फिस्कल डेफिसिट, टोटल बोरोइंग कितनी करी? 200 करोड़। इंटरेस्ट कितना है जी? 2,000 करोड़ पे 200 करोड़, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? जीरो है। देखो बेटा, प्राइमरी डेफिसिट इफ जीरो or low indicate that government had to borrow due to the interest burden. अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, जो कि दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए। करंट ईयर का कोई भी बर्डन नहीं है, करंट ईयर में लगभग हम बराबर बराबर छूट जाते, हमारी रिसीट और हमारे खर्चे लगभग बराबर थे, लेकिन हमें 200 करोड़ का लोन लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल लोन लिया था उसकी ब्याज देने के लिए हमें 200 करोड़ का लोन लेना पड़ा। ये बताता है प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ रही है बात? फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग ही तो है। ये क्या बता रही है कि हमने 200 करोड़ का लोन लिया, और अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है ना, तो वो यही बता रहा है कि 200 के 200 करोड़ का लोन सिर्फ ब्याज देने के लिए लिया, हमारी करंट ईयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये यही बताता है करंट ईयर की रिक्वायरमेंट क्या है लोन की। यहां पर भी बता देता हूं, करंट ईयर की लोन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 100 करोड़ थी। 100 करोड़ तो इसलिए बोरो करना पड़ा कि ब्याज देना था, यानी कि 100 करोड़ करंट ईयर की रिक्वायरमेंट थी, 100 करोड़ ब्याज की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए टोटल 200 करोड़ का लोन लेना पड़ा। प्राइमरी डेफिसिट क्लियर पिक्चर देता है कि करंट ईयर की वजह से कितना बोरो कर रहे हो, और अगर ये कम है या जीरो है तो समझ जाना गवर्नमेंट सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए बोरो कर रही है, करंट ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर अच्छी बात? मेरे पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कल आएंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट। लगता है आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।